Hi friends, I am Ashutosh Ranjan Chobe. You are most welcome in IS ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर टॉपिक पे बातचीत करेंगे, जिसे हिंदी में वायुमंडल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर टॉपिक है, जिसे हिंदी में वायुमंडल या वातावरण कहा जाता है, तो इस एटमॉस्फेयर टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे बातचीत करेंगे, इसके कॉन्सेप्चुअल पहलू पे, मतलब इसके अवधारणात्मक पहलू पे बातचीत करेंगे। जो दूसरा इसमें पॉइंट होगा वो डिवीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग वायुमंडल के वर्गीकरण के बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हम एटमॉस्फेयर को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण होगा वो केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। इसका मतलब कि रासायनिक वर्गीकरण होगा। और जो अगला वर्गीकरण होगा ये दैट विल बी फिजिकल क्लासिफिकेशन या भौतिक वर्गीकरण होगा। तो ये हम लोग ने स्ट्रक्चर तैयार किया कि एटमॉस्फेयर टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि हमारी पृथ्वी गोलाकार संरचना है। तो इस पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण या झुंड पाया जाता है उसे हम वायुमंडल की संज्ञा प्रदान करते हैं। इट मीन्स द एग्लोमेरेशन ऑफ एयर मासेस अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। वास्तव में अभी तक जितने भी हेवनली बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, उन आकाशीय पिंडों में पृथ्वी एक मात्र ऐसा आकाशीय पिंड है जिसपे जीवन की संभावना है, जीवन है, लोग रहते हैं, तरह तरह के जीवधारी है। निश्चित तौर पे केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा हेवनली बॉडी है जिसपे जीवन है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए तरह तरह की परिस्थितियां जिम्मेदार होगी और उन परिस्थितियों की वजह से पृथ्वी पे जीवन होगा। तो इन समस्त परिस्थितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसके वजह से पृथ्वी पर जीवन है, वैसे तो कई परिस्थितियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण या झुंड है, मतलब एग्लोमेरेशन ऑफ एयर मासेस है। और इसी की वजह से अन्य कारणों के साथ साथ ये मूल कारण है जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर जीवन है। यदि उदाहरण के लिए हम बात करें तो चंद्रमा पर जीवन नहीं है। इसका कारण यह है कि जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण के रूप में वायुमंडल है, उस तरह से चंद्रमा के चारों ओर वायु के आवरण के रूप में वायुमंडल की विद्यमानता नहीं है। तो यदि हम लोग पृथ्वी की बात करें तो यह हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण या झुंड है, उसी वायु के आवरण या झुंड को हम लोग वायुमंडल की संज्ञा प्रदान करते हैं। और अभी तक जो भी ज्ञात उपकरण है, उन ज्ञात उपकरणों के आधार पर पता चलता है कि वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी के सतह से लगभग 32,000 किलोमीटर तक है। और ये वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से टिका हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। तो वायुमंडल पृथ्वी से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि पृथ्वी के पास पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल है, सफिशिएंट अमाउंट में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के वायुमंडल को बांधे हुए है। और जैसे कि चंद्रमा के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा पे वायुमंडल न होने का सबसे बेसिक कारण यह है कि चंद्रमा के पास उतना भार नहीं है, इसलिए उतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, और जिसका परिणाम होता है कि वायु एस्केप कर जाता है, जिसका परिणाम है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के चतुर्दिक वायु का आवरण पाया जाता है वायुमंडल के रूप में, उस तरह से चंद्रमा के चारों ओर वायु का आवरण नहीं पाया जाता है। पुनः यदि वायुमंडल में विद्यमान गैसों की बात किया जाए तो वायुमंडल में तरह तरह की गैसें हैं, लेकिन संरचना के दृष्टिकोण से इसमें नाइट्रोजन की प्रधानता है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में अन्य गैसें विद्यमान हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन इत्यादि। ये सारी गैसें 1% में विद्यमान होती है। तो ये हमने देखा कि वायुमंडल के बारे में देखा। तो यदि वायुमंडल के
यदि वायुमंडल के वर्गीकरण की बात किया जाए तो वायुमंडल को दो आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल पैरामीटर एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल पैरामीटर। इसका मतलब है कि जब वायुमंडल का वर्गीकरण करने के लिए जब हम रसायन विज्ञान के पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं तब उसको केमिकल क्लासिफिकेशन या रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। और उसी प्रकार जब वायुमंडल के वर्गीकरण करने के लिए जब हम लोग फिजिकल पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उस वर्गीकरण को हम लोग भौतिक वर्गीकरण या फिजिकल क्लासिफिकेशन की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो रासायनिक दृष्टिकोण से जब हम लोग वायुमंडल को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो वास्तव में वायुमंडल में विद्यमान गैसों के कंपोजिशन और उसके रेशियो के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। और इस आधार पर वायुमंडल को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। एक सममंडल जिसको होमोजीनियस जोन कहा जाता है और दूसरा विषम मंडल जिसको हेट्रोजीनियस जोन कहा जाता है। सपोज कीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर लगभग 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई में ये हमारा वायुमंडल पाया जाता है। इसका मतलब ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण या झुंड जिसको वायुमंडल की संज्ञा प्रदान करता है। तो पृथ्वी की सतह से लेके लगभग 90 किलोमीटर तक के बीच का भाग है, मतलब अर्थ सरफेस से लेके 90 किलोमीटर के बीच का भाग है, इसको होमोजीनियस जोन या सममंडल कहा जाता है। सममंडल कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के सतह पे कहीं भी और सतह से लेकर 90 किलोमीटर कहीं तक भी यदि वायुमंडल से हम गैस की मात्रा निकालें और उसको एनालिसिस करें तो उसमें सदैव 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% में अन्य गैसों की विद्यमानता रहेगी। इट मीन्स वी कैन से इट इज होमोजीनियस जोन एंड इन होमोजीनियस जोन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इज सेम, देयरफॉर इट इज नोन एज होमोजीनियस जोन। इसका मतलब कहीं से भी हम गैस की इकाई मात्रा निकालेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें गैसों के रेशियो और प्रोपोर्शन में समानता होगी और इसी समानता के आधार पर इसको सममंडल कहा जाता है। इसका मतलब है 1 किलोग्राम गैस चाहे यहां से निकाला जाए, चाहे यहां से निकाला जाए, चाहे 10 किलोमीटर की ऊंचाई से निकाला जाए, यदि सतह की बात किया जाए तो चाहे भारत से निकाला जाए, चाहे लंदन से निकाला जाए, और प्रयोगशाला में उन गैसों को अलग अलग सेपरेट करें तो उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% में अन्य गैसें विद्यमान रहेंगी। तो जाहिर सी बात है कि इस जोन को होमोजीनियस जोन कहने का आशय ही है कि इस भाग में गैसों के अनुपात और संरचना में बराबरी होती है, इसलिए इसको होमोजीनियस जोन कहा जाता है। फिर 90 किलोमीटर से लेके वायुमंडल के अंतिम भाग के बीच का जो भाग है इसको विषम मंडल या हेट्रोजीनियस जोन कहा जाता है। इसको विषम मंडल या हेट्रोजीनियस जोन कहा जाता है। इसको हेट्रोजीनियस जोन कहने का आशय है कि जैसे इसमें होमोजीनियस जोन में, सममंडल में गैसों के अनुपात और संरचना में समरूपता होती है, उस प्रकार से समरूपता यहां नहीं पाई जाती है, बल्कि हेट्रोजीनियस जोन में अलग अलग गैसों की अलग अलग परतें पाई जाती है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की परत होती है, इसके बाद ऑक्सीजन की परत होती है, इसके बाद हीलियम की परत होती है और उसके ऊपर हाइड्रोजन की परत होती है। तो कंक्लूजन के तौर पर बातचीत किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल पैरामीटर our atmosphere has been divided in two parts. Firstly, homogeneous zone, it is from Earth's surface to 90 kilometer in height, and secondly heterogeneous zone. तो इनके वर्गीकरण का आधार यही है कि होमोजीनियस जोन में गैसों के रेशियो और प्रोपोर्शन में समरूपता पाई जाती है और इस हेट्रोजीनियस जोन में गैसों के अनुपात और संरचना में समरूपता नहीं पाई जाती है, बल्कि अलग अलग गैसों की अलग अलग परतें पाई जाती है। यही कारण है कि इस भाग को हेट्रोजीनियस जोन के रूप में। तो ये जो हम लोगों ने वर्गीकरण किया वायुमंडल का,
ये बेसिकली हम लोगों ने रासायनिक वर्गीकरण किया। वैसे रासायनिक वर्गीकरण भी जानना आवश्यक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एग्जाम में खासतौर पे फिजिकल क्लासिफिकेशन पे ज्यादा सवाल आता है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा कि कोई भी वर्गीकरण को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे या केमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे, ये इस आधार पर निर्धारित होता है कि वास्तव में क्लासिफिकेशन के लिए जो हमने पैरामीटर लिया उस पैरामीटर का संबंध केमिस्ट्री से है या फिजिक्स से। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने वायुमंडल का डिवीजन रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ गैसेस के आधार पर किया तो केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन जब होता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह है और ये वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल के अलग अलग परतों में टेम्परेचर या तापमान किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस बात की हम स्टडी करते हैं। मतलब सीधी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी की सतह और ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल के अलग अलग परतों में तापमान किस प्रकार की स्थिति में होता है, घटता है कि बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर को एक पैरामीटर मान के जब वायुमंडल का वर्गीकरण करते हैं, उसको अलग अलग परतों में बांटते हैं, तो इसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की संज्ञा प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर फिजिक्स का एक पैरामीटर है, वेरिएबल है, तो जब टेम्परेचर को बेस बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और भौतिक दृष्टिकोण से वायुमंडल को 4 परतों में बांटा जाता है। तो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे वायुमंडल को 4 परतों में बांटा जाता है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर के आधार पे जो वास्तव में वायुमंडल का एक पॉपुलर वर्गीकरण भी है, किस तरह से टेम्परेचर के आधार पे वायुमंडल को वर्गीकृत किया जाता है। ये हमारे पृथ्वी की सतह है, तो सतह से संलग्न जो वायुमंडल की पहली परत होती है, उस पहली परत को हम हिंदी में क्षोभमंडल और इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसे क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर कहने का मतलब है कि क्षोभ या ट्रोपो का मतलब होता है डिस्टरबेंस जोन, और डिस्टरबेंस कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल के इसी परत में जलवायु और मौसम से संबंधित सारी घटनाएं होती है, सारे परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि इसे डिस्टरबेंस जोन या क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर या हिंदी में इसको परिवर्तन मंडल की भी संज्ञा प्रदान करते हैं। तो पहले हम लोग देखा कि इसको क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी क्लाइमेटिक और मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है, जैसे वर्षा, बादल, हवा, वो सारी घटनाएं अधिकांशतः क्षोभमंडल तक ही सीमित होती है। यही कारण है कि इसे क्षोभमंडल की संज्ञा प्रदान करते हैं। और यदि इसकी ऊंचाई पे बात किया जाए तो समूचे पृथ्वी पे इसकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है, और ध्रुव पे उसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई लगभग 17-18 किलोमीटर तक, मतलब 17-18 किलोमीटर तक पाई जाती है। और ध्रुव पे उसकी ऊंचाई लगभग 9-10 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इक्वेटर या विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई 18 से 19 किलोमीटर तक पाई जाती है। इट मीन्स कि इक्वेटर पर क्षोभमंडल अधिक ऊंचाई तक होता है, जबकि ध्रुव पे उसकी ऊंचाई कम पाई जाती है। आगे के टॉपिक में भी देखेंगे कि इक्वेटर पे क्षोभमंडल अधिक ऊंचाई तक इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर पे कन्वेंशनल करंट्स, मतलब संवहन धाराएं चलती हैं, और संवहन धाराएं इसको उठा देती हैं। यही कारण है कि इक्वेटर पे जो क्षोभमंडल है अधिक ऊंचाई तक पाया जाता है। और जो क्षोभमंडल का ऊपरी भाग होता है, इसको इंग्लिश में ट्रोपोपॉज और हिंदी में
क्षोभ सीमा की संज्ञा प्रदान करते हैं। मतलब ये ट्रांजिशन जोन है, एक संक्रमण पर्वत है। इट इज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच ये एक प्रकार का संक्रमण पट्टी के रूप में है। तो यदि क्षोभ मंडल के तापीय विशेषता की बात किया जाए तो जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है, और तापमान में गिरावट प्रति किलोमीटर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। इसका मतलब जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रति किलोमीटर पर किलोमीटर टेम्परेचर में लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर मतलब तापमान का सामान्य पतन दर कहा जाता है। अब हम बता दें कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब सतह से जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोपॉज की तरह बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट होती है, और ये गिरावट पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। इसका कारण ये होता है कि वैसे आगे के टॉपिक में क्लाइमेटोलॉजी में ही एक हीट बजट होगा, मतलब हीट बजट ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी और वायुमंडल का ऊष्मा बजट। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि हमारे पृथ्वी के तापमान का इकलौता स्रोत सूर्य है, और सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण आती है, और जो विकिरण आती है वास्तव में ये फिजिक्स का नियम है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो गर्म होती है वो रेडिएट करती है, विकिरण करती है, और जब भी विकिरण करेगा तो विकिरण का तरंगदैर्घ्य माइक्रो होगा मतलब सूक्ष्म होगा, या मैक्रो होगा मतलब बड़ा होगा। इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म होगी कितनी ठंडी होगी, इस बात पर निर्भर करता है। और चूंकि सूर्य काफी गर्म होता है, और सूर्य काफी गर्म होता है जिसका परिणाम है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो विकिरण आता है वो सूक्ष्म रूप में होता है, माइक्रो फॉर्म में होता है। और चूंकि यह माइक्रो रूप में होता है इसलिए पूरे वायुमंडल को वेधित कर जाता है, और वेधन करके वो अर्थ सरफेस पे आता है, पेनिट्रेट कर जाता है, पेनिट्रेट करके अर्थ सतह पे आ जाता है। और जब हमारी पृथ्वी सतह गर्म हो जाती है तो फिर गर्म होने के बाद ये विकिरण करती है, तो इसके विकिरण के माध्यम से धीरे धीरे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। इसका मतलब है कि